फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे अपन, लेक्चर नंबर 18 यूनिट 6 हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में अपन देखते हैं, अपन लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन के बारे में, कौन कौन सा प्रेसिपिटेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। पढ़ा था किस किस तरह से प्रेसिपिटेशन होता है, किस किस तरह से, मतलब हमने 3 तरह के पढ़े थे, कॉन्वेक्टिव और कौन सा पढ़ा था हमने, ओरोग्राफिक पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या देखेंगे एक्चुअल में, यहां पर हम देखें किस किस फॉर्म में ऊपर से जो वाटर है किस किस फॉर्म में नीचे आता है। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हम देखते हैं। तो मैंने आपको केवल जो प्रोसेस बताया था वो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस से वापस जो है अपना H2O पानी भाप के रूप में कहां पहुंच रहा है, मॉइस्चर लेकर के पहुंच गया है, वो अपर एटमॉस्फेयर में ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। अब ये ऊपर जा चुका है। अब ऊपर जहां पर ये गया है वहां पर जो हमारे क्लाउड्स हैं इस तरह से, उससे ऊपर जा चुका है, वहां का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। वहां की ह्यूमिडिटी कितनी, कितना टेम्परेचर है, उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं ना ऊपर भाप बन के, वो कितनी जल्दी जुड़ेंगे। ठीक है, उनका साइज क्या रहेगा, वो एज इट इज बूंद बन के जुड़ करके बूंद बनेगी, वो बूंद बन के ही गिरेंगे। बूंद बनेगी तो किस साइज की बनेगी, छोटी बूंद बनेगी या फिर बड़ी बनेगी या और बड़ी बनेगी, या फिर वो ओले के रूप में गिरेगा, क्या चीज होगी। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा ये सारी चीजें ऊपर जा चुकी, भाप बन करके, भाप बन के ऊपर गया, ऊपर जा करके अब क्या है, ये जो हमारी भाप है इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, टेम्परेचर जो है ऊपर डाउन हो चुका है, कम हो चुका है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, ये आपस में पास पास आएंगे, पास आकर के क्या बनाएंगे, ये एक ड्रॉपलेट बनाएंगे, एक पानी की बूंद बनाएंगे। ठीक है, और ये जो ड्रॉपलेट है ये एक बूंद बन चुकी है ऊपर। अब इसका वेट इतना हो जाता है कि ये बूंद अपने आप को एटमॉस्फेयर में नहीं रोक पा रही, नहीं रोक पा रही, तो कहां आएगी, ग्रेविटी के द्वारा नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो हम उसको क्या बोलते हैं कि बारिश आ रही, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेनफॉल बोलते हैं, रेनफॉल। ठीक है, ये मैंने सिंपल प्रोसेस बताया था। अब मान लीजिए ये ऊपर से आ रही है, नीचे का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत कम है, नीचे का टेम्परेचर भी बहुत कम है, 0 डिग्री है, 1 डिग्री या 0 से भी कम है, जैसे हमारे रशिया हुआ। ठीक है, और हमारे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल अपर एरिया में, लद्दाख, लद्दाख से ऊपर। तो इधर तरफ एरिया क्या है, आपने देखा होगा इंडिया के, ये क्या है इस तरह से ऊपर जो कंप्लीट जा रही है, ये क्या है, यहां पर जम्मू कश्मीर है, और ये पूरा का पूरा यहां से क्या गुजर रहा है, हमारा हिमालय पर्वतमाला। ठीक, ये हिमालय पर्वतमाला है। ये जो इलाका है यहां कंप्लीट में क्या है, बर्फबारी होती है, और ये बहुत ठंडा इलाका होता है, यहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन होता है। तो टेम्परेचर बहुत कम है उस जगह पर। मैंने क्या बताया, अभी तो मैंने सिंपल प्रोसेस बताया था कि इस तरह से रेनफॉल हो गई। यहां का टेम्परेचर, यहाँ के टेम्परेचर हमने बात करी नहीं, केवल कंडेंस्ड हुए, संघनित होकर के ऊपर से नीचे बूंदों के रूप में पानी आ चुका है, उसे हमने रेनफॉल बोल दिया। अब मैंने टेम्परेचर के बारे में डिसाइड नहीं बताया, केवल नॉर्मल कंडीशन बताई है। अब क्या है, ऊपर जो है, तो रेनफॉल आपको पहली जो फॉर्म थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी, क्या होती है, रेनफॉल। अब देखो यही पार्टिकल्स थे, लेकिन ये क्या है, ऊपर टेम्परेचर कम है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर है, जहां पर जो हमारा पानी है वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, इस तरह के टेम्परेचर है। वो नीचे आ रहा है, नीचे के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी क्या है, डाउन है। तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये जो यहां से यहां तक का सतह का भी डाउन है, बीच का भी डाउन है, अपर का भी, अपर मिड लोअर तीनों ही टेम्परेचर डाउन है। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में कि जो हमारी बर्फ थी ना, वो पूरी ये जो बूंद थी जम करके किसके रूप में गिरेगी, आइस के फ्लेक्स, फ्लेक्स मतलब परत के रूप में, एक लेयर के रूप में गिरेगी ऊपर से नीचे, जिसको आइस की लेयर के रूप में गिरेगी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं क्या, स्नोफॉल, उसे हम क्या बोलते हैं, स्नोफॉल। तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर है भाई, रेनफॉल क्या होता है, स्नोफॉल क्या होता है, रेनफॉल कब होगा, स्नोफॉल कब होगा। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रेनफॉल होगी या स्नोफॉल होगी, और टेम्परेचर भी कहां का, ऊपर का भी, बीच का भी, और नीचे अपना जो धरातल है वहां का टेम्परेचर। अब मैं एक चीज बताता हूं आगे क्या होता है एक्चुअल में। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से जो बूंद थी, ज्यादा मॉइस्चर नहीं था, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स थे,
वो कंडेंस्ड होकर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बना पा रहे हैं। ये नॉर्मल कंडीशन बात चल रही है, तो छोटे छोटे पार्टिकल बनाएंगे, वही पार्टिकल्स ऊपर से नीचे गिरे। या फिर एक बूंद थी जिसका साइज था 1 mm, लेकिन वो नीचे गिरती गिरती 4 बूंदों में डिवाइड हो गई। कितने? 0.25 0.25 0.25, तो बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरी। अब ये जो पार्टिकल थे, जो मैंने स्टार्ट में बताया था रेनफॉल, वो पार्टिकल बड़ा था। उसका साइज कितना होता है? 0.5 mm से 6 mm तक साइज होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, तब आप लिख लेना इसे। 0.5 एम से 6 एम तक साइज होता है किसका? रेनफॉल ड्रॉपलेट का। रेनफॉल की जो बूंद होती हैं उनका साइज है ये, रेनफॉल ड्रॉपलेट का साइज है ये। बात क्लियर है? तो इनका साइज 0.5 से 6 एम तक होता है। तो ये एज इट इज यूं की नीचे गिर रही थी। लेकिन कुछ बूंदें जिनका साइज क्या है? 0.5 से भी कम है, 0.5 mm से जिनका साइज कम है, वो नीचे आएंगी, आकर के क्या है, इधर उधर बह सकती है। छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो इस तरह से उड़ गए, नीचे आ रहे थे, थोड़ी सी हवा चली, ये पार्टिकल इधर चले गए, उधर से हवा चली, ये पार्टिकल यूं आ गया। तो ये एटमॉस्फेयर में किस तरह से ऐसे लहरते हुए नीचे गिर रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल थी इसको अपन क्या बोलते हैं? बौछारें। बौछारें बोलते हैं। आपने देखा होगा फाउंटेन, जो फव्वारा होता है, उसके चारों तरफ आपने देखा हो जो छोटे छोटे से बहुत महीन महीन पार्टिकल्स बौछार के रूप में इधर उधर मूव करता है। ठीक है, जिससे हम कंप्लीटली भीग भी नहीं पाते और भीगने का अनुभव भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो वो जो फॉर्म है वो भी पानी एक तरह से, वो जो फॉर्म है पानी के गिरने की, उस प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते? उसे बोलते हैं ड्रिजल। उसे क्या बोलेंगे हम? ड्रिजल। तो भाई ड्रिजल कंप्लीट है, क्लियर है क्या होता है ड्रिजल? ड्रिजल क्लियर है क्या होता है? ये पानी की वो बूंदें होती हैं जिनका साइज 0.5 mm से भी कम होता है। ये एयर में क्या है? डिस्टर्ब हो सकती हैं, इधर से उधर उनका मूवमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। ये नहीं कि ऊपर से गिरी और सीधी, थोड़ा बहुत विचलन इतना तो चलता है, लेकिन ये नहीं कि इस तरह से आकर के और यूं विचलन हो जाए। ये तो किसमें होगा? ड्रॉपलेट में, रेनफॉल की। और ये किसमें होगा संभव? हमारे ड्रिजल के अंदर। तो ये होता है हमारा ड्रिजल। ठीक, तो ड्रिजल 0.5 mm से कम होती है और इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 1 mm पर ऑड से भी कम होती है। अब मैं आपको बता देता हूं रेनफॉल इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इसके आधार पर रेनफॉल को डिवाइड भी किया गया है, वो मैं लिखवाऊंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं रेनफॉल इंटेंसिटी। आपको देखो, कभी भी रेनफॉल के बारे में बोले सिंपली, दोनों टर्म को अच्छे से समझ लेना, आगे बार बार आएंगे ये टर्म्स। अगर आपको बोलता है रेनफॉल के बारे में तो रेनफॉल का मतलब किससे है? कि बारिश कितनी हो रही है टोटल। अपन बोलते हैं ना इतने mm बारिश हुई, या फिर आज अलवर में 2 इंच 3 इंच 2 mm 3 mm ऐसे डिफाइन करते हैं, अखबारों में पढ़ा होगा आपने। तो उसका मतलब क्या होता है? 1 इंच बारिश का मतलब क्या है? देखो, इन सभी चीजों के अंदर जो हमारा यूनिट एरिया है वो क्या है? कॉमन है, उसको हमने हाइड किया हुआ है, वो साइलेंट है। वह जो हमारा एरिया है वो पहले से प्री डिफाइंड है, कितना? 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 इंच स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा एरिया जो है वो पहले से ही क्या है? हाइड है। तो हम एरिया की बात नहीं करेंगे, हम केवल किस किस के बारे में बात करेंगे कि डेप्थ कितनी है उस यूनिट एरिया में, डेप्थ कितनी है पानी की, यूनिट एरिया में पानी की डेप्थ कितनी हुई है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेनफॉल बोलते हैं कि इतनी बारिश हुई है। अभी भी हमको समझ नहीं आया, कैसे समझेंगे? मैं वैसे आपको रेनफॉल टॉपिक अपना नेक्स्ट रहेगा जिसमें हम सारी चीज पढ़ेंगे रेनफॉल से रिलेटेड। जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है कि रेनफॉल किस तरह से हम इसको मेजर करते हैं और कितने गेजेस हमको लगाने पड़ेंगे, सारी चीज देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, वहां अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए आप, रेनफॉल का मतलब क्या है। अगर आपको कहीं पर वर्ड दिखता है रेनफॉल, तो रेनफॉल का मतलब क्या होगा? ऊपर से बारिश हुई, मैंने छत पर क्या है, मेरी टोटल छत का जो एरिया है वो कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर ये है और 1 मीटर ये है। बारिश हुई, मैंने यहाँ पर सारी की सारी जो ड्रेनेज जो नालियां थी उस सबको मैंने पैक कर दिया, इसमें पानी चढ़ेगा। तो अगर मैं इसका देखता हूँ, यहाँ से पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा, बारिश हुई, बारिश 12 बजे से 1 बजे तक हुई, तो पानी टोटल कितनी डेप्थ तक भर चुका है? पानी इसमें भर चुका है यूनिट एरिया के अंदर। इस यूनिट एरिया में जो पानी भरा है वो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर भरा है या फिर 10 सेंटीमीटर भरा है, मतलब 0.1 मीटर भरा है। तो इतना पानी की डेप्थ भरी है, हम इसको क्या बोलेंगे? इतनी बारिश हुई है। कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो हम डेप्थ की टर्म में बताते हैं, जबकि वॉल्यूम ही होता है वो बस उसमें क्या है? कांस्टेंट रहता है हमारा एरिया, जो हमने हाइड कर दिया। एरिया किस में रहता है हमारा? यूनिट एरिया रहता है। तो रेनफॉल का मतलब हमेशा किससे होगा?
डेप्थ से। रेनफॉल का मतलब किससे होगा? हमेशा डेप्थ से। 1 mm, 2 mm, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, वहां पर एरिया जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब मैं बात करता हूं रेनफॉल इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पानी की तीव्रता कितनी है। तीव्रता का मतलब क्या है भाई? इतने सेंटीमीटर। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल कि 1 घंटे 12 बजे से जो हमने 1 बजे तक देखी थी, कितनी रेनफॉल हुई थी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हमने 1 से 2 बजे तक देखी, तब कितनी हो गई थी? 10 सेंटीमीटर और हो गई थी। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक घंटे में कितनी हो रही है? 10 सेंटीमीटर। कितने में? 1 घंटे में। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर पर आवर। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में कितनी बारिश हो रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेनफॉल इंटेंसिटी। तो ये होती है हमारी रेनफॉल इंटेंसिटी। जब भी आपको इंटेंसिटी बोलेगा, इसका मतलब किससे? डायरेक्टली टाइम से। ये आपको ध्यान रखना है। और जब आपको केवल रेनफॉल बोलता है तो उसका मतलब किससे? हमारा डेप्थ से है। तो आपको बात क्लियर है भाई? रेनफॉल क्या होती है और रेनफॉल डेप्थ क्या होती है, दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है बस। किस चीज का? टाइमिंग का अंतर है। अगर हम दर लगा रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेनफॉल इंटेंसिटी। दर नहीं लगा रहे तो हम उसे क्या बोलेंगे? ओनली रेनफॉल। अभी तो मैं आपको केवल ब्रीफ बता रहा हूं, इनके बारे में डिटेल में मैं आपको लिखवाऊंगा 2-2 लाइनें, जो भी लाइनें होंगी। अब देखो तो ड्रिजल क्या होता है? ये पानी की वो फॉर्म है या प्रेसिपिटेशन की वो फॉर्म होती है जिसमें जो पानी है, पानी की बूंदों का साइज क्या रहेगा? 0.5 mm से कम रहेगा और उनकी इंटेंसिटी 1 mm पर और होगी। मतलब 1 घंटे में बहुत कम है ये 1 mm। 1 घंटे में क्या है? बहुत कम है ये 1 mm। क्योंकि आपको मालूम है छोटी छोटी बूंदें अगर नीचे गिरेंगी 1 घंटे तक तो थोड़ा सा ही पानी भर पाएंगी, और अगर ये होती तो ज्यादा पानी भर पाती। अब मैं बात करता हूं आगे डीजल के बाद में स्लीट की। स्लीट क्या होता है? स्लीट भी एक फॉर्म होती है। देखो भाई क्या हुआ था, ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर था, मैंने आपको बताया कि ऊपर से जो नीचे आ रही है पानी की बूंदें, वो बर्फ के रूप में आएंगी, पानी के रूप में आएंगी, ओले के रूप में आएंगी। कैसे आएंगी? किस पे डिपेंड करता है? तीनों पर। ये हमारा अपर पोर्शन है जहां पर बूंदें बन रही हैं। ये मिड पोर्शन है जहां पर बूंदों का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऊपर से नीचे आ रही है, परिवहन हो रहा है। और ये क्या है? हमारा ग्राउंड सरफेस। तो इन तीनों ही चीजों पर डिपेंड करता है भाई, तीनों के टेम्परेचर पर। तीनों का अगर लगभग नॉर्मल है तो बारिश होती है। तीनों का नॉर्मल है तो क्या होगी? हमारी बारिश होगी। और तीनों का टेम्परेचर डाउन है, मिनिमम टेम्परेचर कम है, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? हमारा स्नोफॉल। लेकिन अब क्या हुआ कि ऊपर से हमारी पानी की जो बूंदें, ऊपर का टेम्परेचर कम था, ऊपर से पानी की बूंदें क्या हैं? नीचे गिर रही हैं। लेकिन नीचे गिरते गिरते चाहे वो ड्रिजल हो चाहे वो रेनफॉल हो, बूंदों का साइज कितना होगा? 0.5 से लेकर के 6 mm तक का साइज होगा। आपको मालूम है 6 mm तक का साइज होगा। 0.5 में 0 पॉइंट कितना ही लगा लो आप, क्योंकि इसका साइज 0.5 से कम होता है। तो 0 से लेकर के और 6 mm तक का साइज होगा उन बूंदों का। आप सोच रहे होंगे सर 6 mm से ज्यादा बड़ी बूंदों नहीं हो सकती क्या बारिश? 6 mm से अधिक की बारिश की बूंदें नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 6 से अगर ज्यादा होती तो उनका वेट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाता है। वो नीचे आते आते सरफेस टेंशन कारण क्या है? एक जो बूंद है वो ऑटोमेटिकली किसमें? 2 बूंदों में डिवाइड हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो 6 mm से ज्यादा साइज नहीं होता, केवल कितना रहेगा? 6 mm तक रहेगा लास्ट साइज। तो मैं आपको बता रहा था अभी कि अगर ये जो हमारा अपर है, अपर वाले में 0 से 6 mm है, ये बूंदें गिर रही हैं नीचे, चाहे रेनफॉल के रूप में चाहे डीजल के रूप में। यहां पर टेम्परेचर कम था, लेकिन यहां नीचे गए तो मिड में टेम्परेचर इससे भी कम है। मतलब मिड में टेम्परेचर कितना पहुंच गया? फ्रीजिंग टेम्परेचर। ऊपर था नॉर्मल तो वो संघनित हो गई और बूंदें बन गई। लेकिन जैसे ही वो नीचे आ रही थी तो उनको रास्ते में टेम्परेचर क्या मिला? थंडर स्टॉर्म्स के कारण टेम्परेचर बहुत कम मिला। बहुत कम मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो क्या होगा? वो बूंदें जम जाएंगी भाई। वो बूंदें जम चुकी हैं। जब वो बूंदें जम जाएंगी यहां बीच में, ऊपर से तो बारिश की पानी की बूंद आ रही थी, लेकिन बीच में जम गई, जम करके जब ये जो नीचे आएंगी बूंदें, वो बूंदें कैसी रहेंगी? हमारी ट्रांसपेरेंट रहेंगी नेचर में। मतलब उसमें से हम आर पार देख सकते हैं, और छोटी छोटी तो जमी हुई बारिश की बूंदें नीचे आएंगी। बारिश बोलो मतलब रेनफॉल बोलो चाहे ड्रिजल की, कैसी बूंदें आएंगी? फ्रीजिंग ड्रॉपलेट्स, बूंदें, फ्रीजिंग जमी हुई बूंदें, ड्रॉपलेट्स ऑफ रेनफॉल और ड्रिजल। तो रेनफॉल और ड्रिजल की जो जमी हुई बूंदें नीचे आ रही थी,
जिनका नेचर कैसा था, ट्रांसपेरेंट नेचर था, उनको हम क्या बोलेंगे, स्लीट बोलेंगे, उन्हें हम कहते हैं स्लीट। तो भाई स्लीट क्लियर है, स्लीट क्या होता है, कैसे बनती है स्लीट, तो स्लीट क्या है, जमी हुई पानी की बूंदों को हम स्लीट कहते हैं, एक लाइन में अगर कहा जाए तो। ठीक, उनका नेचर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सकते हैं। उसके स्लीट के बाद में आती बात हमारे हेल्स की। हेल का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब होता है ओले। अब ओले क्या है भाई, हेल का मतलब ओले। ओले किस तरह से फॉर्म होंगे, मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला टेम्परेचर, मिड टेम्परेचर और ग्राउंड सरफेस, तीनों पे डिपेंड करता है। अब इस वाले केस में क्या हुआ, जो अपर जो टेम्परेचर है वो है फ्रीजिंग, मतलब ऊपर बूंद बनते तुरंत क्या बन गई, बर्फ बन गई। लेकिन जब वो बर्फ नीचे आ रही थी तो उसको रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन दौरान जो मिड जो लेयर आई वहां पर उसको टेम्परेचर फ्रीजिंग नहीं मिला तो क्या है, अचानक से तो वो बर्फ का पानी बन नहीं जाएगी कि तुरंत बीच वाले में बर्फ की तुरंत क्या बन चुकी है, पानी बन चुकी है, ऐसा तो। लेकिन ऐसा भी होगा कि कुछ जो हमारे ओले बने थे, छोटे छोटे जो हमारे बर्फ जम गई थी, छोटी छोटी बूंदें जो जम गई थी, वो नीचे आते आते मिड में क्या है, पिघल चुकी हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर जो बड़ी बूंदें थी वो तो जम करके नीचे आई और वो पिघली नहीं, और ग्राउंड सरफेस पर पहुंचे तो वहां पर भी टेम्परेचर नॉर्मल मिला, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं था। तो केवल ऊपर ही ऊपर फ्रीजिंग टेम्परेचर था, इन दोनों में फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं था। तो जो बूंदें जमी हुई थी एज इट इज नीचे गिरती हैं और ग्राउंड सरफेस पर गिरने के बाद में पिघलती हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, ओले बोलते हैं। ओले मतलब हेल्स बोलते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि ओले भी गिर रहे हैं और बारिश भी हो रही है, वो क्या है भाई, वो यही चीज है, मैंने अभी आपको बताया। मान लीजिए ऊपर जो अपर टेम्परेचर था बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर था, लेस देन 10 डिग्री था, लेकिन जो ड्रॉपलेट्स जो बन रही थी, पानी की बूंदें, वो उनका साइज तो वेरिंग था, वेरिंग मतलब चेंज था। कुछ 0.5 की भी थी भाई, 1 mm की भी थी, और 2 mm की भी थी, 6 mm की भी थी, 8 mm की भी थी, 10 mm। भाई बड़ी जो अपनी बर्फ है वो तो बड़ी भी बन सकती है, मैंने बोला केवल ड्रॉपलेट बनेगी 6 mm तक की पानी की बूंदें, बाकी जम तो क्या है 8 mm तक भी सकती है। वो नीचे गिरती है तभी तो टूटती है वो बूंदों के अंदर, 8 mm की पानी की बूंद बन गई ऊपर, लेकिन जब वो नीचे गिरेगी तो क्या है, ऑटोमेटिकली 6 रहेगा, उसका जो लास्ट साइज है 6 mm रहेगा। लेकिन अगर ऊपर ही वो 8 mm की बनकर के जम गई तो जमी हुई यूं यूं नीचे गिर सकती है। तो ये जो हमारी बूंदें थी कितने भी साइज की थी, अब मान लीजिए 8 mm या उससे ऊपर की तो बड़ी बड़ी बूंदें हो गई जमी हुई, मतलब ये ओले हो गए 8 mm साइज के या उससे अधिक साइज के, तो ये तो एज इट इज गिर गए। लेकिन जो हमारी 1 mm की जो बूंद थी जो जम चुकी थी, वो जब नीचे आई तो जो मिड एटमॉस्फेयर में पहुंची, बीच वाले एटमॉस्फेयर में पहुंची, तो वो फ्रिक्शन लॉसेस के कारण, हवा के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा, उस ड्रैग फोर्स के कारण वो जो बूंद थी पिघल चुकी थी। अब वो बूंद जब वो पिघल जाएगी तो नीचे कैसे गिरेगी, पानी के रूप में गिरेगी, पानी की बूंद के रूप में गिरेगी। तो अब क्या है, दोनों चीजें गिर रही हैं, पानी की बूंद भी आ रही है नीचे और ओले भी गिर रहे हैं, तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे हेल्स होते हैं। हेल्स क्या होते हैं हमारे, 8 mm से अधिक साइज के आइस के क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब टुकड़े होते हैं। ठीक है, और इनका नेचर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता भाई, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो कैसा होगा हमारा, वो होगा ट्रांसपेरेंट नेचर नहीं होगा। अब जो हमारे से मान लीजिए स्लीट के बारे में बात कर रहा था, तो आपने कई बार देखा होगा पत्तियों पर सुबह सुबह आपने देखा होगा बर्फ जमी हुई रहती है सर्दियों में, पत्तियों में जो पानी रहता है ना ट्रांसपिरेशन वाला, वो जमा हुआ मिलता है। अगर आप उस बूंद को अपनी उंगली पर रखोगे तो उंगली के नीचे की जो रेखाएं हैं वो आपको आर पार दिखेंगी, इसका मतलब क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आप अगर ओलों को हाथ में रखोगे ना तो थोड़े थोड़े से धुंधले धुंधले से दिखते हैं, मतलब आप आर पार नहीं देख पाओगे उनके अंदर, वो ट्रांसपेरेंट नेचर के जनरली नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम उसके बाद में, ये वैसे 5 ही टाइप हैं। देखो छठा मैं आपको बता देता हूं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, छठा मैं आपको बताता हूं। छठा कौन सा होता है, छठा होता है हमारा ग्लेज। एक्चुअल में ग्लेज जो है वो टाइप नहीं है प्रेसिपिटेशन का, मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं है। वो क्या है एक्चुअल में, कुछ बुक्स केवल 1-2 लोकल बुक्स में, स्टैंडर्ड में तो नहीं दिया हुआ ग्लेज के बारे में। ग्लेज क्या है, एक तरह से प्रोसेस है भाई ऊपर से। अब ग्लेज का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूं पहले। ग्लेज, ग्लेज क्या है भाई, अपर टेम्परेचर जो अपर जो था अपना लेयर, वहां से बूंद बनी 0.5 से 6 mm तक के साइज की कोई सी बूंद बनी, यहां बीच का टेम्परेचर भी उसको नॉर्मल मिला, मतलब फ्रीजिंग नहीं था, जमने वाला टेम्परेचर नहीं था। लेकिन जैसे ही वो बूंद कहां पर पहुंची, ग्राउंड सरफेस पर, तो ग्राउंड सरफेस का टेम्परेचर कैसा था, फ्रीजिंग था, जमाने वाला था। तो भाई इतनी कॉमन सेंस की बात है, जब पानी की बूंद 0 डिग्री पर पहुंचेगी तो पहुंचने के बाद में जम जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, उल्टा प्रोसेस हो गया। मतलब ओले में तो क्या हो रहा था, बर्फ की तरह ऊपर से गिर रहे थे
और नीचे आके पिघल रहे थे। यहां पर क्या पिघली हुई चीज गिर रही है, नीचे आकर के जम रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्लेज। एक्चुअल में ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ग्लेज क्या होता है, ग्लेज वो फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की जिसमें ऊपर से लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में पानी नीचे आता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ग्राउंड सरफेस को मिलने के बाद में जम जाता है। तो वो बूंदें जम जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लेज बोलते हैं। बात क्लियर है। तो हमारे ये 6 टाइप हो चुके हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के अंदर, जिसमें आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं। मैं आपको सिंगल लाइन में बोलूंगा, आप उसे सुन करके वीडियो को पॉज कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा आपको रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल क्या है, 1 बाय 1 लिखेंगे सबको। रेनफॉल क्या है भाई, ये 0.5 से 6 mm साइज की पानी की बूंदें होती हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लिक्विड ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको रेनफॉल इंटेंसिटी की एक बताता हूं कि किस रेनफॉल को कैटेगराइज कर देते हैं एक बार। यहीं पर आप इस तरह से टेबल बनाएंगे। अपन कहते हैं ना भाई भारी बारिश हुई है, तो भारी बारिश कौन सी होती है, कम बारिश हुई, न्यून बारिश, वो डिपेंड करता है रेनफॉल की इंटेंसिटी पर, और इसकी यूनिट है mm पर और। तो अगर जो बारिश है हमारी वो क्या 2.5 mm पर और से कम है, ठीक, 2.5 mm पर और से कम है रेनफॉल इंटेंसिटी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइट रेनफॉल हुई, हल्की हुई है, हल्की बारिश हुई है, भारी बारिश नहीं हुई। अगर इसकी वैल्यू 2.5 से 7.5 mm पर और है तो हम इसे क्या बोलेंगे, मॉडरेट रेनफॉल। कैसी बारिश हुई है, मध्यम हुई है। अगर 7.5 mm पर और से भी अधिक है तब हम इसे क्या कहेंगे, हैवी रेनफॉल। तो रेनफॉल को कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, इसको कैरेक्टराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल की तीव्रता के आधार पे। तो तीव्रता के आधार पे अगर 2.5 mm पर और से कम है तो लाइट रेनफॉल, 2.5 से 7.5 है तो मॉडरेट, और 7.5 से ज्यादा है तो हैवी रेनफॉल। इसको भी आप यहीं पर लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड लिखेंगे, स्नोफॉल में अपन लिखेंगे, स्नोफॉल क्या होता है भाई, प्रेसिपिटेशन का बर्फ की लेयर्स के बीच में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे फ्लैक्स, बर्फ की लेयर्स के रूप में गिरना स्नोफॉल कहलाता है। प्रेसिपिटेशन का बर्फ की लेयर्स के रूप में गिरना स्नोफॉल कहलाता है। इसकी डेंसिटी सामान्यतः 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसकी डेंसिटी सामान्यतः 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पानी की डेंसिटी से कितना है, 10 गुना ज्यादा है, कम है, कम है, 10 गुना कम होती है। तो ये होती है हमारी स्नोफॉल। स्नोफॉल के बाद में थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो लिखेंगे हम। तीसरी जो फॉर्म थी जो मैंने आपको बताई, क्या बताई थी, ड्रिजल। ड्रिजल के बारे में लिखेंगे। ये 0.5 mm से कम साइज की पानी की बूंदें होती हैं जिनकी इंटेंसिटी 1 mm पर और से भी कम होती है, जिनकी इंटेंसिटी
1 mm पर और से भी कम होती है। तो भैया आपने देखा इसके अंदर इसकी इंटेंसिटी 1 mm पर और से भी कम है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो रेनफॉल है उसको मैंने कैसे डिफाइन किया था, किसके आधार पे, रेनफॉल इंटेंसिटी के आधार पे। तो मिनिमम भी जो लाइट रेनफॉल किसको कहते थे, जिसकी 2.5 mm पर और होती थी उसको हम बोलते थे लाइट रेनफॉल। अब आप देख लो, उसको लाइट कहते थे, जिसको क्या कहेंगे, तो हो ही नहीं रही। और ये तो मैं आपको बता रहा था कि केवल बौछारें होती हैं, इससे हमें भीगने का अनुभव भी होता है और भीग भी नहीं पाते हैं अच्छे से। तो ये होती है हमारी ड्रिजल। ड्रिजल के बारे में बाद में अगर हम बात करते हैं 4th नंबर, तो 4th नंबर है हमारा स्लीट। 4th नंबर क्या है, स्लीट। तो स्लीट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लिखेंगे हम, ये जमी हुई रेनफॉल या ड्रिजल की बूंदें होती हैं। जमी हुई रेनफॉल या ड्रिजल की बूंदें होती हैं, मतलब इनका साइज 0 से क्या होगा, 6 mm की बूंदें होती हैं, जो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, जो ट्रांसपेरेंट नेचर की होती हैं, जो ट्रांसपेरेंट नेचर की होती हैं। स्लीट के बाद 5th लिखेंगे हेल। हेल क्या होता है भाई, ये 8 mm से अधिक साइज के, 8 mm से अधिक साइज के आइस के क्रिस्टल होते हैं। या 8 mm से अधिक साइज के आइस के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, किस तरह से फॉर्म होते हैं वो सब कुछ आपको बता चुका हूं। लास्ट लिखेंगे ग्लेज। ग्लेज क्या है भाई, जब पानी या ड्रिजल की बूंदें 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले ग्राउंड सरफेस को मिलती हैं, तो ये जम जाती हैं, जिसे ग्लेज कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई, ग्लेज कहा जाता है। तो ये हमारी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन थी। प्रेसिपिटेशन के हमारे प्रकार थे, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में हम नोट में लिखेंगे, नीचे डाल करके 1-2 नोट लिखेंगे। वेटनेस इंडेक्स, WI। वेटनेस इंडेक्स जो होता है हमारा, वो होता है रेनफॉल इन पर्टिकुलर ईयर अपॉन में एनुअल एवरेज रेनफॉल इनटू में 100। देखो भाई, इरिगेशन इंजीनियरिंग, सॉरी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में जो हमारा हाइड्रोलॉजी टॉपिक है, उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन, ये मतलब एक तरह से मेहमान क्वेश्चन माना जाता है हर एग्जाम जिसमें अगर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे ड्यूटी डेल्टा का आता है, ऐसे ही वेटनेस इंडेक्स का मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत सिंपल चीज है। वेटनेस इंडेक्स क्या है, रेशो है ये परसेंटेज के रूप में। क्या रेशो है, रेनफॉल इन पर्टिकुलर ईयर, किसी भी ईयर में रेनफॉल, रेनफॉल मतलब किसमें होगी, डेप्थ के रूप में, अपॉन में एनुअल एवरेज रेनफॉल। अब एनुअल एवरेज रेनफॉल क्या होती है भाई, एनुअल एवरेज रेनफॉल क्या है, पूरी साल की एवरेज रेनफॉल है। मतलब पूरी साल में हम कब से देख रहे हैं, 1 जनवरी से लेकर के हमने 31 दिसंबर तक कितनी बारिश हुई, उस पूरी बारिश को हम क्यूमुलेटिव जोड़ते जा रहे हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है,
मान लो 1 जनवरी को नहीं हुई, 20 जनवरी को बारिश हुई, 1 2 3 4 19 तक नहीं हुई, 20 को हुई कितनी 20 mm हुई, ठीक है। फिर 21 को हुई कितनी 25 है। ऐसे हम जोड़ते चले गए सभी को और फिर उसमें क्या कर दिया हमने 365 का भाग दे दिया। तो ये तो क्या हो गया, इन सबको जोड़ते चले गए, एनुअल 365 का भाग दे दिया, एवरेज किसका एवरेज आया, वार्षिक का आया, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एनुअल एवरेज रेनफॉल। तो एनुअल एवरेज रेनफॉल जो होती है वो हर एक कंट्री एज वेल एज उस कंट्री के हर एक स्टेट एज वेल एज उस स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट की पहले से ही क्या होती है, डिफाइन होती है। मैं लिखवाऊंगा अभी इसको। क्या करते हैं एक्चुअल में, 135 साल का डेटा लेते हैं, ठीक है। हम अगर 2020 में चल रहे हैं तो 1985 से लेकर 2020 तक का डेटा लिया हमने कि 1985 में एवरेज रेनफॉल कितनी थी। भाई एवरेज रेनफॉल थी उस टाइम 140 सेंटीमीटर, और इसमें कितनी थी 1986 में कितनी थी 87 में। सबको हमने जोड़ लिया, फिर किसका भाग दे देंगे, 35 का भाग देंगे। 35 क्यों दिया है, ये तो मेरी एनुअल एवरेज थी केवल इस वाले साल की 1986 की, ये 87 की थी, 88 की, मैंने सबको जोड़ के 35 का भाग दिया है। तब जाकर के जो आई है वो भी क्या कहलाएगी, हमारी एनुअल एवरेज रेनफॉल कहलाएगी। तो एनुअल एवरेज रेनफॉल कितने साल का डेटा कलेक्ट करके ज्ञात की जाती है, 35 साल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में आते हैं 25 साल, 10 साल, 1 साल, इस तरह से। कितने का लेते हैं भाई, मोस्टली 1 साल लगाते हैं। 35 साल का डेटा होती तो वही 1 साल वाली है, लेकिन हम कितने साल का डेटा लेते हैं, 35 साल का। पिछले 35 सालों का डेटा लेकर के ज्ञात करते हैं हम। तो एनुअल एवरेज रेनफॉल जो होती है वो फिक्स रहती है। क्यों फिक्स रहती है, पिछले 35 सालों का लगभग उतना ही बैठता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो जो हमारे जैसे इंडिया की फिक्स रहती है वो मैं आपको लिखवाऊंगा रेनफॉल के अंदर। 118 सेंटीमीटर लगभग बराबर 120 सेंटीमीटर मानी जाती है, ठीक है। ये हमारी एनुअल एवरेज रेनफॉल है। तो इसका मतलब क्या है, एनुअल एवरेज रेनफॉल नीचे वाला डेटा जो है वो फिक्स है अपने पास, ये कांस्टेंट हो गया। अब क्या है, हमारे पास ये वाला डेटा कांस्टेंट है, एनुअल एवरेज रेनफॉल लगभग मान लीजिए इंडिया का 120 सेंटीमीटर कांस्टेंट है। अब मैं अगर बात करता हूं कि 2020 में जो हमारे बारिश हुई है, एवरेज रेनफॉल हुई है, कौन से ईयर में, पर्टिकुलर मैं 2020 की लेके चल रहा हूं। 2020 में भी मान लो कितनी हुई है, 90 सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो आप यहां से देखोगे वेटनेस इंडेक्स की वैल्यू कितनी आई भाई, 90/120 गुणा में 100 बराबर 75%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, अब मैं अगर आपसे डायरेक्टली बोलता हूं, अभी आपको समझ में नहीं आया, अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोलता हूं भाई कि 2020 का जो वेटनेस इंडेक्स है वो है 75%, तो आपके माइंड में क्या आएगा, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्या आएगा कि 2020 में एवरेज रेनफॉल की तुलना में 25% कम बारिश हुई है। तो आपको ये बता रहा है, कौन बता रहा है, वेटनेस इंडेक्स बता रहा है। वेटनेस इंडेक्स बता रहा है कि भाई 2020 में कितने परसेंट बारिश कम हुई है, एनुअल एवरेज की तुलना में 25% बारिश कम हुई है। किसकी तुलना में, एनुअल एवरेज रेनफॉल की तुलना में। तो हमें ये किससे पता चला, वेटनेस इंडेक्स से। अब मुझे बताओ भाई, वेटनेस इंडेक्स इसका मतलब क्या बता रहा है, रेनफॉल की कमी डेफिशिएंसी को बता रहा है या फिर रेनफॉल की अधिकता एक्सेस को बता रहा है। भाई ये कुछ भी बता सकता है, ये रेनफॉल डेफिशिएंसी बता सकता है और रेनफॉल की अधिकता मतलब एक्सेस को भी बता सकता है। 2020 में जरूरी है क्या 120 सेंटीमीटर से कम बारिश हो, अरे 120 सेंटीमीटर तो एवरेज आया, और एवरेज कब आता है, एवरेज जो भी वैल्यू है मतलब इससे ज्यादा वैल्यू भी होगी उसके अंदर और उससे कम वैल्यू भी होगी, तभी तो आता है, उसमें भाग देने पर क्या आएगा, एवरेज। मान लीजिए जो हमारी 2020 है उसके अंदर कितनी बारिश हुई है, 200 सेंटीमीटर बारिश हो गई, मान लीजिए हो गई, और एनुअल कितना 120 है, मतलब इसकी वैल्यू 100% से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो आप बताओ अगर 100% से कम आ रही है, फॉर एग्जांपल 125% बैठी है, 125% हुआ है, 125% का मतलब क्या है, 2020 में 25% अधिक बारिश हुई है, किसकी तुलना में, एनुअल एवरेज, हर साल के एवरेज की तुलना में। मतलब औसत जो है उससे कितनी बारिश हुई, तो आपने अखबार में पढ़ा होगा कि औसत से इस साल के मानसून में औसत से 10% बारिश कम हुई है। तो औसत का मतलब क्या है, इंडिया का 120 सेंटीमीटर मान चलते हैं, 120 से 10 सेंटीमीटर 10% कम बारिश हुई है, 118 सेंटीमीटर हुई है। इस तरह से हम निकालते हैं, ये होता है हमारा। तो ये हमारा वेटनेस इंडेक्स क्या बता रहा है, ये हमारी अधिकता भी बता रहा है और क्या है, हमारी कमी भी बता रहा है, दोनों चीजें बताता है। दोनों चीजों का मतलब क्या है, किसी भी चीज से, ये हमारा मिड है, मिड से ये ज्यादा है या कम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैसे बताते हैं इसको हम, इसको बताते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब
विचलन। विचलन का मतलब प्लस है चीज या फिर माइनस है। ये होता है हमारा डेविएशन का मतलब किसी भी मिड वैल्यू से उसका उतार या चढ़ाव क्या कहलाता है, डेविएशन। कितना प्लस है और कितना माइनस है, वही क्या है हमारा डेविएशन। तो एक्चुअल में अगर कोई आपसे पूछे ना वेटनेस इंडेक्स क्या बताता है, ऑप्शन में मिलेगा आपको बारिश की अधिकता को बताता है, न्यूनता को बताता है, दोनों को बताता है। तो दोनों को बताता है, अधिकता भी बताता है, न्यूनता भी बताता है। इसे अगर इससे न्यूमेरिकल बनता है तो भी बहुत ईजी है। ठीक है भाई, तो इसमें आप केवल एक लाइन लिखेंगे, पहले तो एक लाइन लिखेंगे वेटनेस इंडेक्स में, यह रेनफॉल की, कॉमा लगाएंगे, कॉमा, यह रेनफॉल की, कॉमा, एनुअल एवरेज रेनफॉल से विचलन को बताता है। किसको बताता है, विचलन को बताता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डेविएशन, विचलन को बताता है। उसके बाद आप इसे लिख देंगे और इसी में आप नीचे एक टेबल बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है कि हम उस किसी भी साल को, किसी पर्टिकुलर जो भी साल चला 2020, 21, 22, 1995 जो भी है, जिसमें आप क्या निकाल रहे हो, वेटनेस इंडेक्स निकाल रहे हो। ठीक है, अगर आपने किसी भी साल का वेटनेस इंडेक्स निकाला तो हमें मालूम है उसकी वैल्यू या तो क्या रहेगी 100% से कम रहेगी, या क्या रहेगी 100% से बराबर रहेगी, या फिर 100% से ज्यादा रहेगी। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू रहेगी। अगर उस साल वेटनेस इंडेक्स की वैल्यू 100% से कम है तो हम उस साल को क्या बोलेंगे, हमारे लिए अच्छा था वो साल या फिर बुरा था, कैसा था, क्या था वो साल। अगर 100 से कम है तो बुरा ही साल होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैड ईयर। बैड ईयर क्यों, क्योंकि 100% से, अभी तो मैंने बताया था आपको कि वेटनेस इंडेक्स कितना आ रहा था, 75%, और 75 क्या बताता है कि उस साल एवरेज की तुलना में 25% कम हुई है, मतलब बुरा साल रहा वो। बारिश की एस्पेक्ट में, बारिश के संदर्भ में वो साल क्या है, बुरा रहा। अगर उसकी वैल्यू क्या है, 100% के बिल्कुल बराबर बैठती है तो क्या है, अच्छा रहा वो साल। नहीं, वो साल अच्छा नहीं रहा, वो तो नॉर्मल रहा बिल्कुल। क्यों नॉर्मल रहा, 100 इतनी तो औसत बारिश है। 100% का मतलब क्या है, जितनी औसत होती थी उतनी इस साल हुई है, तो कुछ अच्छा हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्या है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हमेशा होती थी। तो वो कौन सी, वो ईयर हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा नॉर्मल ईयर। और अगर 100% से ज्यादा है इसकी वैल्यू, तब हम क्या कहेंगे, भाई इस साल अच्छी बारिश हुई है, हम उसे क्या कहेंगे, ये साल बारिश के संदर्भ में कैसा रहा है, गुड रहा है। अब देखो आपके क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको बहुत घुमा करके भी दे सकता है, आपको कुछ भी नहीं सोचना, जस्ट आपको एक तो ये चीज याद रखनी है और ये चीज याद रखनी है बस। अगर उसने आपको बोल दिया 50% वेटनेस इंडेक्स है तो बताओ कैसा साल है, आप क्या बोलोगे, बैड ईयर। अगर 150% है वेटनेस इंडेक्स तो कैसा साल है, गुड ईयर। इस तरह से अपन आंसर देंगे। या फिर उसने आपसे वेटनेस इंडेक्स पूछ लिया, क्या दे करके, आपको दोनों डेटा दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में जो बारिश हुई थी वो हुई थी 60 सेंटीमीटर, और उस जगह की जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है वो है 120 सेंटीमीटर। तो बताइए वो साल कैसा रहा, बैड, गुड या फिर नॉर्मल। तो आप क्या करोगे, उसने दोनों चीजें पूछ लिया, उसने आपसे कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया और ये नोट भी पूछ लिया, तो आप यहां से निकालोगे तो वैल्यू कितनी आई, 50%। और ये किस रेंज में आ रही है, इस रेंज में आ रही है, मतलब वो साल कैसा रहा, बैड ईयर। तो आप इसको उतार देंगे वेटनेस इंडेक्स को, आप ये जो रेशो लिखवाया है वो भी उतारेंगे और ईयर। तो बताओ ये रेशो है क्या, ये रेशो तो है, लेकिन ये किस में है, परसेंटेज के फॉर्म में। क्यों, 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमारी सुविधा के लिए, और कोई रीजन नहीं है। अदरवाइज हम इसको फ्रैक्शन के रूप में बोल सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन में चीजें क्या इतनी इजी नहीं होती, हमें मतलब सिंपल नहीं लगता, परसेंटेज के रूप में ज्यादा लगता है। क्यों, परसेंटेज को रिप्रेजेंट करना ईजी रहता है इसलिए। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ नेक्स्ट, नोट नंबर 2। तो ये नोट नंबर फर्स्ट था अपना। अब नोट नंबर 2 क्या है, वो हमारा एरिडिटी इंडेक्स। नेक्स्ट नोट नंबर 2 अपन देखते हैं, एरिडिटी इंडेक्स। एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है, नोट नंबर 2 में लिखेंगे आप एरिडिटी इंडेक्स। में लिख देता हूं अभी, नोट नंबर 2 है हमारा एरिडिटी इंडेक्स, AI। अब देखो भाई एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है, एरिडिटी इंडेक्स बराबर PET माइनस
AET अपॉन PET इंटू 100। अब आप सोच रहे होंगे ये PET AET क्या है। PET का मतलब होता है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। और AET का मतलब क्या है? AET का मतलब है एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन। एक्चुअल इवेपो ट्रांसपिरेशन तो मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में क्या बताता है। पहले तो आप समझो भाई PET का मतलब क्या है और AET का मतलब क्या है। इवेपो ट्रांसपिरेशन तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन वहां तो मैंने ये टर्म का यूज ही नहीं किया कि PET और AET। मैंने तो केवल ये समझाया था आपको भाई इवेपो ट्रांसपिरेशन ये होता है। क्या होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन? मैंने कोई गमला लगा दिया इस तरह से, और उस गमले में अगर मैंने पौधे लगा दिए, उसमें मैं पानी दे रहा हूं, तो पानी जो मैंने दिया उस पानी का यूज कौन कर रहा है? पौधे कर रहे हैं। किस चीज में कर रहे हैं? पौधों ने नीचे से पानी का यूज किया और इन्होंने फोटोसिंथेसिस इफेक्ट के दौरान अपने लीव्स से, पत्तियों से पानी को बाहर छोड़ा। बाहर पानी को छोड़ा, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है। और हमने जो पानी दिया था वो पानी उस गमले में जो सॉइल है उसमें भी तो गया भाई, उस सॉइल में गया है, तो उस सॉइल से क्या होगा? उससे भी तो पानी उड़ जाएगा धीरे धीरे करके, और उसको हम क्या बोलेंगे? सॉइल से जो पानी ऊपर उड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन। तो पौधों की ग्रोथ के लिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पौधा हम कहेंगे पौधा कितना पानी यूज कर रहा है भाई? ट्रांसपिरेशन मान लो, ट्रांसपिरेशन हुआ हमारा 20 mm और इवेपोरेशन हुआ 10 mm। अब आप ये बताओ कि पौधे को कितना पानी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए? 20 mm चाहिए या 10 mm चाहिए या फिर 30 mm? बताओ मेरे को कि पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए कितना पानी चाहिए? 20 mm, 10 mm या फिर 30 mm? बहुत से आंसर क्या बताएंगे? 20 mm। क्या है? गलत है। सही क्या है? 30 mm। क्यों भाई? पौधे तो 20 mm ही यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर वहां पौधा नहीं होता तो आप उस सूखे गमले में पानी डालते क्या? बिल्कुल नहीं डालते। आप जब उस गमले में पानी ही नहीं डालते तो आपका 10 mm लॉस होता क्या? पानी का यूज होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्या है इसका मतलब? कि ये तो पानी, ये जो 20 mm है ये तो पौधा ले रहा है डायरेक्टली और ये ले रहा है इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि जब पौधा है इसलिए हम पानी दे रहे हैं, और उसमें पानी दे रहे हैं इसलिए सॉइल भीग रही है और उसका इवेपोरेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे इन दोनों, हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा पौधा होता है वो अपनी ग्रोथ के लिए जो पानी यूज करता है, उस पानी कौन कौन सा होता है? इवेपोरेशन प्लस में ट्रांसपिरेशन, जिसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? इवेपो ट्रांसपिरेशन, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? कंजम्पटिव यूज। बता चुका हूं मैं आपको ये दोनों ही टर्म काफी बार। तो ये होता है कंजम्पटिव यूज। अब देखो ये जो दोनों चीजें थी, इसको कितना पानी चाहिए था? 30 mm चाहिए था, हमने देख लिया। अब पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है और एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है उसको समझो आप। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब है कि अगर उस फील्ड में मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है? खूब अवेलेबल है, कि वो अपनी जो नीड्स है, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा कर सकता है पौधा। तो उस इवेपोरेशन को अपन क्या, उस इवेपोट्रांसपिरेशन को अपन क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब वहां पर प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है, मतलब मान लीजिए 50 mm उपलब्ध है और उसको ट्रांसपिरेशन के लिए कितना चाहिए था? 30 mm। तो 30 का 30 ले सकता है कि नहीं? इजीली ले सकता है। तो ये जो नीड थी ना, ये जो इवेपोट्रांसपिरेशन था इस वाली कंडीशन में, किस कंडीशन में? जब कितना पानी मौजूद है? 50 mm मौजूद है। इस कंडीशन में जो इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। मतलब पौधे की फुल ग्रोथ होगी जितनी हो सकती थी। बात क्लियर है भाई? अब बात क्या है? एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। जरूरी है क्या कि उस जगह पर इतना पानी मौजूद हो? उसको तो 30 चाहिए था। जरूरी है क्या वहां पर 30 मिल ही जाए पौधे को पानी? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लीजिए वहां पर कितना पानी मौजूद था? मात्र 25 mm। तो ये कितना यूज करेगा? 30 की इसको जरूरत थी, वहां पर मौजूद कितना है? 25। तो पूरा का पूरा यूज कर लेगा।
तो ये जो 25 जो यूज किया है इसने, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन समझ में आया आपको क्या होता है? एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? जितना पानी उसने एक्चुअली यूज किया है, जितना वहां पर एक्चुअली अवेलेबल था। अब मान लीजिए आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर 30 मौजूद है वहां पे तो फिक्स 30 30 ही उसको चाहिए था, 30 ही मौजूद है, कोई बात नहीं। ये क्या है उसका, ये भी उसका क्या है, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। एक्चुअली उसने कितना यूज किया, 30 यूज किया। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन और ये क्या होता है हमारा एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ये क्या बता रहा है एक्चुअल में, ये रेशो बता रहा है। देखो PET माइनस 80 अपॉन PET इंटू 100। ये एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। मान लीजिए कितना था हमारा ये 50 पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कितना था 50 पूरी की पूरी जो नीड थी, सॉरी 30 कितना पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये कितना यूज कर सकता था मैक्सिमम 30 यूज कर सकता था। ये चाहे कितना 30 से ज्यादा हो, 40 50 60 100, जब भी ये मैक्सिमम कितना यूज कर सकता था 30। जब प्रचुर मात्रा में मौजूद है पानी तो उसकी जो इवेपोरेशन नीड थी, नीड मतलब 30 थी, पूरा पूरा यूज करेगा। तो पोटेंशियल कितना है 30 लेकिन वहां पर एक्चुअल में कितना मौजूद था पानी, एक्चुअल में था 25 ठीक है, अपॉन में 30 इंटू में 100 करो आप। तो यहां से जो अपना एरिडिटी इंडेक्स आया उसकी वैल्यू कितनी आई, ये है 5 और ये क्या है 30 इंटू में 100। तो कितना हो गया ये हो गया अपना 16 पॉइंट लगभग इतना बैठेगा ये। तो कितना हुआ ये अपना इतने परसेंटेज 16 पॉइंट, लगभग आप 17% मान लीजिए, लगभग कितना है 17%। तो 17% जो है अपना ये है। तो ये क्या बता रहा है कि पोटेंशियल से मतलब जो हमें जितना पानी चाहिए था उसको, जितना पानी उसको चाहिए था उससे 17% कम उसको मिला है पानी। यही चीज तो बता रहा है। तो 17% कम मिला मतलब क्या है, वहां पर सूखा था उस साल कृषि में क्या है, कृषि भी तो कम होगी, उस टाइम जो प्रोडक्शन है वो भी अपन को कम प्राप्त होगा। तो हम इसको क्या बताएंगे कि वहां पर क्या है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट है, सूखा है। ठीक, अगर ये कितना होता, पूरा पूरा इसको पानी मिलता, एक्चुअल भी कितना होता, पोटेंशियल के बराबर होता, 30 माइनस 30 बटे 30 गुणा 100 कितना आ जाता है ये वैल्यू 0%। तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां पर क्या है, एग्रीकल्चर, कोई किसी प्रकार का सूखा नहीं है। तो एरिडिटी इंडेक्स क्या बताता है, इससे मतलब अपन क्या निकालते हैं, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। जैसे पिछले वाला जो हमने पढ़ा था वेटनेस इंडेक्स, तो वेटनेस इंडेक्स हमें क्या बताता था, वेटनेस इंडेक्स की सहायता से हम ज्ञात कर पाते थे किस चीज को, कि जो रेनफॉल है उसके विचलन को ज्ञात कर पाते थे। ऐसे ही हम एरिडिटी इंडेक्स के द्वारा क्या ज्ञात कर पाते हैं, एग्रीकल्चरल ड्रॉट को। तो इसकी सहायता से एग्रीकल्चरल ड्रॉट, या फिर हम कह सकते हैं यह एग्रीकल्चरल ड्रॉट को दर्शाता है। मैं कुछ आपको रीजन बताता हूं, कुछ क्षेत्र बताता हूं जहां पर अगर इसकी वैल्यू कितनी है उसके आधार पर अपन कैसे डिवाइड करते हैं उस एरिया को। देखो एरिडिटी इंडेक्स वर्ड कहां से आया, एरिड रीजन से। एरिड का मतलब आप जानते हो शुष्क, ठीक है। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं हमारे, माइल्ड एरिड, एक तो रहता है नो एरिड, कोई शुष्कता नहीं है वहां पे, सूखा नहीं है। एक क्या होता है हमारा माइल्ड एरिड, एक क्या होता है हमारा मॉडरेट एरिड, और एक होता है हमारा सीवियर एरिड, बहुत ही ज्यादा शुष्क, बहुत सूखा है। तो ये किस बेसिस पे अपन इनको डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप एक लाइन लिख लेंगे स्टार्ट में एरिडिटी इंडेक्स के अंदर कि यह एग्रीकल्चरल ड्रॉट को दर्शाता है, यह एग्रीकल्चरल ड्रॉट को दर्शाता है। और इसके बाद में आप ये लिख देंगे कंप्लीट एरिडिटी इंडेक्स PET माइनस 80 अपॉन PET इंटू 100, और ये फॉर्मूला लिख देंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखो जो एरिडिटी इंडेक्स होती है ना, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, बस फॉर्मूला पूछेगा आपसे। लेकिन अभी तो आपने देख लिया, आपको लग रहा है बहुत इजी है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब वहां पर ऑप्शन ऐसे मिलेंगे ना, PET माइनस 80 अपॉन में 80 इंटू 100, PET माइनस AET अपॉन PET इंटू 100, AET माइनस PET अपॉन AET इंटू 100, या फिर AET माइनस
पी टी अपॉन पी ई टी इंटू में 100। 100% आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर इसको आप कंठस्थ तरीके से रिवाइज नहीं करके गए हो, अच्छे से नहीं देख के गए हो, तो आप वहां कंफ्यूज जाओगे इनमें से कौन सा होता। तो ऐसा ही था, होता तो ऐसा ही था, लेकिन कौन सा इनमें से एग्जैक्ट नहीं पता, कंफ्यूज हो रहे हैं। ये भी है शायद, शायद ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, तो गलत हो जाएगा आपका। मैंने आपको बताया था कभी भी आपको होल सिविल इंजीनियरिंग में कभी भी आपको ऐसे ऑप्शनल चीज़ें याद रखनी थी। याद रखने का तरीका क्या है? सिंपल सा एक तरीका, आपको केवल एक चीज़ याद रखनी है, दूसरी चीज़ याद नहीं रखनी। आप यहाँ पर देखो, ये ध्यान रखो, ये क्या है, ये वाला जो एरिया ये क्या है? पीईटी, पीईटी, बस इतना ध्यान रखो। ये पूरा कंप्लीट फॉर्मूला याद मत रखो, पीईटी पीईटी यहाँ आना चाहिए बस अपने आप। इस तरह से आप याद रखें, कभी आपको गलती नहीं होगी। इसके बाद में मैं वो टेबल उतारता हूँ, उस टेबल को आप उतारेंगे जो अपन को बताएगी उस रीजन के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, कि वो जो क्षेत्र है इस इंडेक्स के आधार पे कैसा कहलाएगा, शुष्क कहलाएगा, बहुत ज्यादा शुष्क कहलाएगा। तो उसको मैं यहां पर बना देता हूं। तो ये है हमारा एरिडिटी इंडेक्स और ये है हमारा रीजन क्षेत्र। देखो अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है, 0 मतलब परसेंट में चल रही बात, 0 से कम है तो हम इसको क्या कहेंगे? नो एरिड, नॉन एरिड या फिर नो एरिड बोलेंगे, बिल्कुल सूखा नहीं। 1 से 25% तक है तो हम इसको क्या कहेंगे? माइल्ड एरिड रीजन। और अगर इसकी वैल्यू 25 से 50 तक है तो हम इसको कहेंगे मॉडरेट एरिड रीजन। और 50 से भी ज़्यादा है तो हम इसको क्या कहेंगे? सीवियर एरिड रीजन। तो ये होती है हमारी क्या? एरिडिटी के आधार पर रीजन्स की। इट इज़ नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट है तो आप इसके लिए हेक्टिक नहीं होंगे, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। आपको थोड़ी बहुत वैल्यूज़ वहाँ पर अगर ऐसा बनता है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आपको याद रहे इसलिए ये, बाकी इस पर कुछ नहीं बनेगा। मैंने जो बताया था वही है इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ा कंप्लीट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेनफॉल के बारे में डिटेल में। सबसे बड़ा टॉपिक है ये हाइड्रोलॉजी का, रेनफॉल। तो रेनफॉल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? देखो भाई, ये कभी मैं स्क्वायर से बनाऊँ, स्क्वायर का मतलब हमेशा मेन हेडिंग है, और कभी मैं सर्कल बना तो उसका मतलब क्या है? इसकी सब हेडिंग है, ठीक है। तो मैं रेनफॉल के बारे में बताऊंगा आपको। रेनफॉल में हम पढ़ेंगे कि रेनफॉल को मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। मेजरमेंट के बाद में अपन देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में हम कितने रेन गेज लगाएं। रेन गेज का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम रेनफॉल को मेजर करते हैं। तो जैसे अलवर में कितने सफिशिएंट है, जयपुर में कितने सफिशिएंट है, राजस्थान में कितने सफिशिएंट है, इंडिया में कितने सफिशिएंट है रेन गेजेस, वो देखेंगे हम। उसके बाद में देखेंगे अगर कोई सा रेन गेज खराब हो गया तो उस साल हम कैसे ज्ञात करेंगे वहां पर कितनी बारिश हुई होगी। मिसिंग रेनफॉल को कैलकुलेट करेंगे हम। एवरेज एनुअल रेनफॉल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल देखेंगे। तो रेनफॉल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सभी चीजों को इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उनको स्टार्ट में ही लिखवाना चाहता हूं। जैसे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं बता चुका हूं इन चीजों को आपको, कि रेनफॉल डेटा को, एवरेज एनुअल रेनफॉल को अपन कितने साल का डेटा लेकर के कैलकुलेट करते हैं? 35 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करके रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। पहली चीज तो अपन इस चीज को लिखेंगे, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। और इंडिया का एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होता है? 118 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। अब बात आती है सर इनमें से ऑप्शन कौन सा लगाएं? देखो भाई, आपका जो आंसर है हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस, बड़े लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो जो ऑप्शन आपको ऐसे सेट करेगा वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग के साथ में मेंटल एबिलिटी देखना चाहता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को पिक करोगे, ठीक है। कभी भी ऑप्शंस जो है गलत नहीं होते हैं, आपको वो देता है जानबूझ करके आसपास का। तो हमेशा आपको क्या करना है? अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल उसमें आपको उन चारों में जो आपको बेस्ट लगे वही लगाना है आपको। वो केवल आपकी सिविल इंजीनियरिंग के साथ में मेंटल एबिलिटी देखना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए अपने आपने देखा होगा हाईवे इंजीनियरिंग में पूछता है भाई जो हमारी व्हीकल की विड्थ कितनी होती है, आपको जनरली पता होगा 2.44 मीटर, ठीक है। लगभग बराबर कितना हो गया ये? 2.5 मीटर। अब क्वेश्चन आ गया भाई कितनी लेते हैं डिजाइन के लिए व्हीकल की विड्थ कितनी ली जाती है? अब ऑप्शन आपको दे रखे हैं
2.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर क्या आ गया हमारा 2.5 मीटर। ठीक है, कंफ्यूजन कोई बात नहीं थी। क्वेश्चन आया भाई कितनी ली जाती है डिजाइनिंग के लिए, अब ऑप्शन ये हैं चारों, 2.44 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 3.5 मीटर, 2.44 मीटर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन आया वही कि कितनी ली जाएगी इसमें, अब दोनों हैं ऑप्शन के अंदर, अब क्या करें हम। अगर मैं आपको केवल ये लिखवा देता तो आप सोचते ये आंसर है, केवल ये लिखवा देता, कई बुक्स के अंदर केवल डायरेक्टली 2.5 मीटर लिखा हुआ है तो ये आंसर है, जो 2.5 लगाएंगे। अब दोनों ही चीजें सही है, वैसे कुछ भी गलत नहीं है, पिछले वाले में 2.5 सही था, उससे पिछले में 2.44 सही था, लेकिन वो क्वेश्चन के ऑप्शन भी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग थे। अब दोनों में ये आपको मालूम है कि एग्जैक्ट क्या होता है 2.44 और अप्रोक्सीमेट क्या होता है 2.5, दोनों ही चीज सही है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 2.44, अप्रोक्सीमेट क्या होगा 2.5, तो ये हमारा आंसर सही है। ऐसे अब इसके अंदर है, सिंपल सी बात है, अगर आपको दे दिया कि इंडिया की एनुअल एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, तो ऑप्शन आपको मिले हुए हैं कितने, 110 सेंटीमीटर, 120 mm, 125 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, क्या लगाओगे 120 सेंटीमीटर, नॉट mm। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर लगा दिए, कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी। अगर क्वेश्चन मिलता है आपको कितनी है इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल और इस तरह से अगर आपके ऑप्शन से, तब कोई कंफ्यूजन है क्या, बिल्कुल नहीं है, हमें साफ साफ दिख रहा है कितनी होती थी 118 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो क्या लगाओगे आप 118 ही लगाओगे, ये एग्जैक्ट आंसर है, कभी इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे, हम डायरेक्टली लगाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा कि इंडिया की एनुअल एवरेज रेनफॉल 118 सेंटीमीटर और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 120 सेंटीमीटर होती है। तीसरा पॉइंट क्या लगाएंगे, इंडिया की बात चल रही सारी सारी, तो इंडिया की एक बात और, क्या इंडिया में कौन सी रेनफॉल होती है, फिर कौन सा प्रेसिपिटेशन होता है, ऑरोग्राफिक, कल बता चुका हूं मैं इसे, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है इंडिया के अंदर, ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। और कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूं कल ही, कि जो हमारे वेस्टर्न घाट थे ये, ठीक है, ये किसका काम कर रहे थे, नेचुरल बैरियर। तो यहां से जो हमारे ओशियन है तीनों तरफ, अरब सागर, यहां से यूं करंट्स आती हैं और आकर के इस बैरियर टकरा करके ऊपर चली जाती हैं, वहां जाके कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होकर के बारिश होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। तो इंडिया में कौन सा होता है, ऑरोग्राफिक होता है। और ऑरोग्राफिक में क्या, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कहां से स्टार्ट होता है, ये ड्यू टू वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट थे, और चौथा एक पॉइंट और कि इंडिया में रेनफॉल को किस टाइम मेजर किया जाता है, इसका टाइमिंग फिक्स होता है, सुबह 8:30 बजे मेजर करते हैं। ठीक है, IST अपना जो इंडिया का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग कितने बजे, सुबह 8:30 बजे अपन इसको मेजर करते हैं। तो आप रेनफॉल के अंदर 4 पॉइंट लिख लेंगे ऐसे बना करके, उसके बाद फिर अपन लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, मेजरमेंट ऑफ, ये अपनी हेडिंग रहेगी अगले टॉपिक के लिए ये। तो इनमें आप रेनफॉल में देखो ऐसे 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे एवरेज एनुअल रेनफॉल को 35 साल का डेटा कलेक्ट करके ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे डैश लगा करके ही, इंडिया की एवरेज एनुअल रेनफॉल 118 सेंटीमीटर लगभग बराबर 120 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और नेक्स्ट लिखेंगे इंडिया में रेनफॉल ऑरोग्राफिक होती है, इंडिया में रेनफॉल ऑरोग्राफिक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंडिया में रेनफॉल का मेजरमेंट 8:30 AM किया जाता है, आफ्टर मेरिडियन AM। तो 8:30 बजे करते हैं सुबह, ये IST का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये। उसके बाद फिर हम हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे मेजर करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच।